चले वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं अपनी क्लास पर। सबसे पहले अनअकैडमी के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अभी ऐसा प्लेटफॉर्म ना तो कभी हुआ है भारत में, ना ही तो होने की अभी कोई संभावना है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ने आते हैं और बहुत से बच्चे यहाँ पे हर साल सिलेक्शन लेकर के ही जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं सभी लोग अनअकैडमी की रिलेवेंसी आपके जीवन में क्या है। आइए हम लोग बात करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आप जा करके प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए मेरे बारे में जान ले थोड़ा सा। मेरा नाम श्रवण कुमार और 8 साल का एक्सपीरियंस है। मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, एक्स इंटरव्यूअर ऑफ द यूपीएससी 2014 और 15 और डायनेमिक अप्रोच के साथ रह करके पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूं। और unacademy@श्रवण कुमार ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ वगैरह आपको यहीं से प्राप्त होगा। चलिए अनअकैडमी की प्रमुख कुछ विशेषता हम लोग देख लेते हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषता होती है अनअकैडमी की, जैसे डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज भी कराए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स कोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस भी होता है। देखिए मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये विशेषता इतनी यूनिक विशेषता अनअकैडमी की है कि आपने देखा होगा कि सुबह से शाम तक बच्चे लाइव क्लास पढ़ते रहते हैं। अर्थात जब आप डेली लाइव क्लास करते हैं तो टीचर के साथ या एजुकेटर के साथ आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और उनके साथ डिस्कशन भी किसी मुद्दे पर कर सकते हैं, क्योंकि जो मैसेज या चैट पोल होता है वो हमेशा खुला होता है। ठीक है ना। और लाइव टेस्ट क्विजेज में क्या होता है कि मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। जब मॉक टेस्ट अगर स्टूडेंट देता है तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बनी रहती है। तो ये भी फीचर जो है कि प्रोवाइड करता है अनअकैडमी। ठीक है, ये अनअकैडमी की सबसे बड़ी विशेषता फीचर्स है। और अनलिमिटेड एक्सेस आप भी कर सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट इसका सब्सक्रिप्शन लेता है तो वो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस वो कभी भी देख सकता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से स्ट्रक्चरल कोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। स्ट्रक्चरल कोर्स का मतलब क्या होता है, यदि कोई स्टूडेंट यूपीएससी में इनरोलमेंट होता है या यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेता है तो एक सिलेबस फॉर्मेट, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पढ़ाया जाता है। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। आई होप कि आप मेरी बात को इतनी समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चले हम लोग। ठीक है, ओके हम लोग चलते हैं। चले देखिए जैसा कि दिखाया गया है, टॉप 100 प्लस एजुकेटर हैं अनअकैडमी में। यदि आप इसका एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इन टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका भी मिलता है, जो कि जरूरी भी है। कम से कम आप अपना विकास कर सकें। जैसे मुन्नाल सर को आप जानते हैं, रोमन सैनी सर को आप जानते हैं, तो ये लोग हमारे क्या है, टॉप एजुकेटर है। अर्थात सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको टॉप एजुकेटर से एक बार पढ़ने का मौका जरूर आपको मिलेगा। इतनी बातें मेरी समझ में आ गई, पूरी समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग थोड़ा सब्सक्रिप्शन फीस पर बात कर लेते हैं। कुछ नया सब्सक्रिप्शन फीस आया हुआ अनअकैडमी के लिए, तो हम लोग जरा इस पे बात कर लेते हैं। कुछ नया सब्सक्रिप्शन फीस आया हुआ है, जरा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फीस जो है प्लस वाले पर एक महीने का जो है कि 9,000 रुपये है, और 3 महीने का 22,500 रुपये है, और 6 महीने का 40,500 रुपये है। वहीं 12 महीने का जो फी है या सब्सक्रिप्शन अगर कोई स्टूडेंट लेता है उसको 49,500 रुपये देने पड़ेंगे, और 24 महीने का 72,000 रुपये, 36 महीने का 90,000 रुपये है। लेकिन अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड SK@12 है। तो वही एक महीने की जो पूरी फीस होगी वो एक महीने की पूरी फीस 8100 रुपये, 3 महीने की पूरी फीस 20,250, 6 महीने की पूरी फीस 36,450, और 12 महीने का फीस 44,550, 24 महीने का जो 64,800, 36 महीने का 8100 रुपया। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी के साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब क्या है, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, ये एक लंबी दौर की तैयारी होती है।
ये कोई 3 महीना 2 महीना करने के बाद आप नहीं निकाल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी लोगों को मेरी बात को सब लोग सुन रहे होंगे। तो देखिए, जब आप किसी लंबे चीज़ की तैयारी करते हैं या लंबे समय के लिए किसी कोर्स की तैयारी करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपके पास एक गाइडर होना चाहिए, जो कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जो अच्छी विशेषता वो है कि पूरा टीम अनअकैडमी की जो टीम वहाँ पे मैनेजमेंट करती है सारी चीज़, वो टीम आपको सपोर्ट करेगी और वो लोग बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाई होते हैं, जो कि आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पढ़ना कैसे है, मैटर जितना पीडीएफ हो रहा है, सब प्रोवाइड करेंगे, क्लास का शेड्यूल बताएँगे, सब कुछ करेंगे। और साथ-साथ क्या होगा कि आप पर्टिकुलर किसी एक एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको उनके गाइडलाइन में रह कर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि आप लेना चाहते भी हैं, तो आइकॉनिक वाले को ज़्यादा प्रेफ़र करें, क्योंकि आप लंबे समय के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक कोई गाइडर होना बहुत ज़रूरी है। इसकी फ़ीस 12 महीने का है, 69,500, 24 महीने का 1,07,000 और 36 महीने का 1,41,000। अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं 10% का डिस्काउंट होगा। ये होगा 12 महीने का 62,550, 24 महीने का 96,300 और 36 महीने का 1,26,000 फीस होगी आफ्टर डिस्काउंट। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे अब हम लोग बात करते हैं। हमारे टॉपिक क्या है, जैसा कि हमने कल पढ़ाया था, आज हम अपने विषय के टॉपिक के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, कल हमने जो है कि गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ा रहे थे। गंगा नदी का आज हम लोग पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे और इसके साथ साथ आप सभी लोग नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाते जरूर चलिएगा। तो हम बना रहे हैं गंगा नदी। ठीक है, कल जो है कि मैंने छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास पेज नहीं था, तो आज हम लोग बेहतर तरीके से इसको पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैंने बोला कि यहाँ पे मान लो सतोपथ ग्लेशियर है, क्या है, मैंने लिखा था यहाँ पर, ये मान लो सतोपथ ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, सतोपथ ग्लेशियर। इस सतोपथ ग्लेशियर से एक धौली गंगा ऐसे बना लीजिएगा आप लोग, धौली गंगा और एक विष्णु गंगा, दोनों की संयुक्त धारा अलकनंदा का निर्माण करती है। ये कौन सी नदी बन गई, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। दोनों की संयुक्त धारा जब मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। यहीं पर एक उत्तराखंड की ही नदी आती है और आकर के अलकनंदा में मिलती है, और जहां पे मिलती है इसको बोला जाता है कर्णप्रयाग। क्या कहा जाता है, कर्णप्रयाग में आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है पिंडारी नदी के नाम से जानते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे ना, तो उसमें पूरा डिटेल हम बताएंगे। इसमें अभी आपको जस्ट पूरा का पूरा नदी पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन अपवाह तंत्र में एक एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब ये आगे बढ़ती है, नदी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग है। क्या है, रुद्रप्रयाग। अब ये रुद्रप्रयाग में एक नदी आती है, आगे रुद्रप्रयाग में मिलती है। इस नदी का नाम क्या है, नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी आकर के रुद्रप्रयाग में मिलती है। ध्यान दीजिएगा, इधर से हम लोग एक बात करें तो उत्तराखंड से गोमुख लिख लीजिएगा आप लोग, गोमुख के निकट एक नदी आती है जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आकर के आगे जो है कि चल करके जब ये रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में आकर के यहाँ पर देवप्रयाग ध्यान में रखिएगा, ये भी उत्तराखंड का पार्ट है, यहाँ पे आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है भागीरथी। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। क्लियर हो गया। जब ये देवप्रयाग से आगे बढ़ती है तो ये पहुंचती है नदी यहां से प्रयागराज में। प्रयागराज मतलब यूपी में, ध्यान रखिएगा, यूपी में। तो यूपी में पहली बार इसे गंगा कहा गया है। पहली बार इसे क्या कहा गया है, गंगा कहा गया है। और यहाँ पे प्रयागराज, ठीक है।
यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर क्या है, प्रयागराज है, प्रयागराज, ठीक है। और प्रयागराज से होते हुए आगे चलती है। अब दूसरी चीजें यहाँ पे देखो, यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, या यमुनोत्री ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है उत्तराखंड से, और ये आके नदी कहाँ मिलती है, प्रयागराज में आकर के मिलती है। इस नदी का नाम क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, यमुना नदी। क्या नाम है, यमुना नदी, ठीक है। अब जब ये आगे आगे नदी जाती है तो एक नदी जो है कि आकर के हिमालयी क्षेत्र से आकर के यहाँ पे मिलती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है। इस नदी का नाम है गोमती नदी, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, गोमती नदी, थोड़ा छोटा हो जाएगा। और फिर जब ये आगे जाती है तो एक नदी और आकर के मिलती है, इसका नाम है घाघरा नदी, या इसको घाघरा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, घग्गर नहीं, घाघरा, घाघरा नदी, ठीक है ना। और इसके आगे फिर जो है कि एक नदी आकर के इसमें मिलती है गंगा में ही, ये चूंकि गंगा बन चुकी है तो इस नदी का नाम है गंडक नदी। ये बेसिकली में नेपाल से आती है, ठीक है। जब आगे जाती है तो फिर एक नदी मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोसी नदी, नोट कर लीजिएगा आप लोग, सभी लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को, कोसी नदी, ठीक है। और आगे जाने के बाद, मैं यहाँ पे मेरा पिक्चर दिख रहा होगा, मैं साइड में ले लेता हूँ। आगे जाने के बाद पश्चिम बंगाल होते ही नोट कर लीजिएगा आप लोग, और जा करके ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो हमने बताया था इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा नदी। क्या पड़ता है, पद्मा नदी। और यही जाकर के लास्ट में क्या कहलाती है, मेघना नदी। क्या कहलाती है, मेघना नदी। अब आइए जरा देखिएगा ध्यान से कि यमुना नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं, और मैं बना देता हूं, अपवाह तंत्र बताऊंगा तो, और इसको सारे राज्यों में कनेक्टिविटी करूंगा। एक नदी है यमुना नदी में आके मिलती है जिसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है, चंबल। और दूसरा नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है सिंध, सिंध नहीं, सिंधु नहीं, ध्यान रखिएगा, सिंध बोलते हैं इसको है, ठीक है, वो सिंधु वाली नहीं है। और एक तीसरी नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है बेतवा नदी। और एक नदी और है जो इसमें मिलती है, चार इसकी सहायक नदी, एक नदी का नाम है केन नदी। और बेसिकली ये कहाँ से निकलती हैं, तो मालवा के पठार से। कहाँ से निकलती हैं, मालवा के पठार से। देखिए जब अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज बताऊंगा कि चंबल नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दो चीजें और हैं, एक नदी और है यहाँ पर आप देखोगे अमरकंटक की चोटी है, इसको बोलते हैं अमरकंटक की चोटी, ओब्लिक करके लिखिएगा, मैकाल पहाड़ी, छत्तीसगढ़ पड़ता है, मैकाल पहाड़ी से, जो कि यहाँ पे लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। यहां से एक नदी निकलती है और जा करके ये भी मिर्जापुर के पास, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास मिलती है, लिख लीजिएगा आप लोग, मिर्जापुर के पास जाकर के मिलती है गंगा में। और एक नदी और है जिसका नाम है सोन नदी। क्या है, सोन नदी। एक सोन नदी में एक नदी और आके मिलती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं रिहंद। रिहंद जब बात पढ़ाएंगे तो रिहंद नदी भी है। और इसी पर जो है कि एक बांध बना हुआ है जिसको एक सागर है, झील के रूप में है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सागर मतलब झील होगा, ठीक है। रिहंद पर यहाँ रिहंद नदी पे एक बांध बना, इसका रिहंद बांध कहा जाता है। आगे मैं सारी चीजें बताऊंगा, सब चीज है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे जाती है तो आपको पता है कि पद्मा नदी, और यहाँ से आकर के आपको जमुना नदी मिलती है, तो लास्ट में जो है कि ये पद्मा कहलाती है, मतलब गंगा नदी पद्मा कहलाती है। कल के वाले टॉपिक में आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहीं पे जो पहुंचती है तो आपने देखा होगा डेल्टा का निर्माण भी करती है। यहाँ पे जब ये नदी पहुंचती है
तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है बच्चे? डेल्टा बनाती है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग पूरा का पूरा कौन सी नदी? गंगा नदी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये जो है कि आप देखोगे तो ये बिहार का वाला क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र है। इसको बिहार लिख लीजिएगा, बिहार। अपवाह तंत्र में और भी क्लियर होगा कहाँ कहाँ ये आकर के मिलती है। ठीक है ना। तो अब आप लोग थोड़ा सा नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सा नोट पॉइंट करके इसमें लिख लीजिएगा। इस प्रकार से अगर आप देखते रहोगे तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा, फिर नदियों को पढ़ना आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। चले हम लोग आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके, नोट करके, नोट करके पहला क्या लिखना है? भारत में, भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, नोट करते चलिएगा, है गंगा का। ठीक है। नंबर दूसरा, गंगा नदी दो देशों से होकर बहती है, जो कि कल हमने लिखवाया भी था। पहला, भारत से तो जाती ही जाती है, लेकिन बांग्लादेश से भी होके गुजरती है। ठीक है। नंबर तीसरा, गंगा नदी का निर्माण दो धाराओं से हुआ है। अभी हमने दो धारा बताया था। नंबर 1 धारा जिसको भागीरथी, और नंबर 2 अलकनंदा। ठीक है। बी में लिख लीजिएगा इसको, अलकनंदा। ठीक है। नंबर 4 आप लिखिएगा, भागीरथी का उद्गम कहां से हुआ है? अभी हमने बताया, देख लीजिए कहां से हुआ है। भागीरथी कहां से आई? गोमुख के निकट। ठीक है। गोमुख के निकट से आ रही है। ठीक है, यही है ना, गोमुख के निकट से आ रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ये मैंने बता दिया आपको, लिख लेना आप लोग, गंगोत्री ग्लेशियर से, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। गंगोत्री ग्लेशियर से नोट कर लीजिएगा। तो कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है इसका। ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और अलकनंदा का नोट कर लीजिएगा, अलकनंदा का कहां से होता है? सतोपथ ग्लेशियर से। ये भी उत्तराखंड में है। तो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों कहां मिलती हैं? तो आपका आंसर होगा देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। और देवप्रयाग हमने बता दिया, दिस इज द पार्ट ऑफ द उत्तराखंड। किसका पार्ट है? उत्तराखंड की पार्ट है। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, अलकनंदा दो धाराओं से मिलकर बनी है। मिलकर बनी है। पहली धारा जिसको बोलते हैं धौली गंगा, नंबर दूसरी धारा जिसको बोलते हैं विष्णु गंगा। और ये जब दोनों मिल जाती हैं तो क्या कहलाता है? अलकनंदा नदी का निर्माण होता है, या निर्माण करती है। मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया। आगे लिखते हैं 7 पॉइंट में, अलकनंदा नदी में
कि यहाँ पे लिखिएगा कर्णप्रयाग में एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडारी नदी मिलती है। 8वां पॉइंट पे लिखिएगा नंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। दिस इज द पार्ट द उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद 9वां पॉइंट पे लिखिएगा देवप्रयाग में भागीरथी नदी आकर मिलती है, ठीक है। अब यहां एक पॉइंट और लिखिएगा भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा उत्तर प्रदेश में गंगा कहलाती है। और सबसे पहले गंगा को गंगा उत्तर प्रदेश में कहा गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। और अगली पॉइंट लिख लो गंगा की 11 पॉइंट लिख लो गंगा की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश तथा सबसे कम लंबाई उत्तराखंड में है। इतनी बात याद होगी आप लोगों को। अगला पॉइंट लिख लो 12 नंबर में गंगा नदी सबसे पहले हिमालय से निकलकर हरिद्वार में प्रवेश करती है। क्लियर हो गया। अब नोट करके 2 पॉइंट लिखो। नोट टू गंगा नदी प्लस ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सबसे बड़ा, इसे सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और सुंदरबन का डेल्टा को मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए मैंग्रोव वन की थोड़ी चीजें देख लेते हैं। यह समुद्र तट पर खारे जल में वनस्पतियां उगाती या उगती हैं खारेपन में, ठीक है। और यहाँ के जो वृक्ष हैं
काफी कठोर पाए जाते हैं और वृक्ष छोटे होते हैं। क्लियर। तीसरी पॉइंट, इनकी जड़ें जमीन के अंदर जाकर फिर बाहर की तरफ निकलती हैं। ऐसे लिखिएगा, फिर बाहर की तरफ निकलती हैं। इस प्रकार से होता है, मान लो ये कोई पौधा है, पहले इसकी जड़ नीचे गई, ये मान लो अर्थ सरफेस है, फिर यहां से जाने के बाद इसकी जड़ें जो है कि बाहर, ये काफी मजबूती के रूप में जो है कि बाहर कवच के रूप में पकड़ लेते हैं पूरा का पूरा। ये मान लो जड़ें हैं, ये ऊपर गई, फिर ये जमीन से ऊपर की तरफ ये पकड़ लेती हैं ऐसे, और इस प्रकार से, इसलिए बहुत मजबूत होते हैं। जब सुनामी वगैरह आती है, ठीक है, जब बाढ़ हो रहा आता है तो उसमें ये रक्षा करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये टूटता जल्दी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से होती हैं। तीसरी बातें, मैंग्रोव वन की कुछ प्रमुख प्रजातियां भी होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मैग्रोवा, दूसरा कैसूरीना, और तीसरा सुंदरी। ठीक है, ये इत्यादि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा, वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट लिखिएगा, बंगाल टाइगर सुंदरबन में पाए जाते हैं। दूसरा, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, क्षेत्रफल के हिसाब से लिखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देश की बात होगी तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में, अगर देश की बात होगी बांग्लादेश में। इसके बाद अगर भारत में देखा जाए तो सेकेंड नंबर पर गुजरात में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। इतनी बातें आप लोग नोट कर लिए पूरा का पूरा, ठीक है। क्लियर हो गया। सभी लोग मैसेज करें प्लीज, जल्दी से मैसेज करें सभी लोग। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई, पूरा क्लियर हो गया तो मुझे एक बार मैसेज करें जल्दी से, ठीक है। ओके, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, यमुना नदी की थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। चलो लिखो यमुना नदी। यमुना नदी की कुछ बातें लिख लेते हैं। लिखो, यमुना नदी मतलब यह गंगा की सहायक नदी है। नंबर दूसरा, यह नदी दाहिने तट पर ध्यान रखिएगा, दाहिना बायां बहुत पूछा जाता है। दाहिने तट पर गंगा से मिलती है। तीसरी बातें, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्लियर। और चौथी पॉइंट,
यह उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी, यहाँ पे चोटी भी ध्यान रखिएगा, बंदरपूंछ चोटी से यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पांचवा पॉइंट, यमुना नदी की कुल लंबाई 1365 किलोमीटर है, जबकि गोदावरी की लिख ले दक्षिण भारत की जो गोदावरी की नदी है इसकी 1460 किलोमीटर है, जो दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो कि मैंने बताया था। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी चंबिल, बेतवा, केन, सिंधु लिख सकते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं अगली हेडिंग डाल करके, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यह नदी मालवा के पठार जो एमपी में है से निकलती है, नंबर दूसरा पॉइंट, यह नदी अपना जल प्रत्यक्ष रूप से गंगा में नहीं गिराती है, बल्कि यमुना नदी में गिराती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अपना प्रत्यक्ष रूप से जो जल होता है उनका, वो गंगा में न गिरा करके किस में गिराती हैं? यमुना नदी में गिराती हैं, इसलिए यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, आगे टोन सोन नदी, टोन सोन दोनों एक साथ में कर लेते हैं नदी। क्लियर? टोन सोन नदी लिखिएगा। यह मैकाल पहाड़ी लिखिएगा, अमरकंटक चोटी छत्तीसगढ़ से निकलती है। नंबर दूसरा पॉइंट, यह इलाहाबाद, यहां लिख सकते हैं मिर्जापुर, यह टोन नदी गंगा में जाकर मिलती है, जबकि सोन नदी यह गंगा में पटना के पास बिहार जा करके मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तीसरी नदी लिख लो, जिसको गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी के नाम से जाना जाता है। नंबर तीसरा, कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में इसे
इसे श्योक नदी के नाम से जाना जाता है। आई थिंक कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। टाइम क्या हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के चलना है, अच्छे तरीके से पढ़ करके आपको चलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं दक्षिण भारत की नदी। लेकिन इससे पहले अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट जान लेते हैं कि आखिर हिमालय नदी की विशेषता क्या है, हिमालय नदी की विशेषता क्या है, और जो है कि जो प्रायद्वीप नदियां हैं उनमें क्या दोनों में अंतर है, ये चीजें हम लोग समझ लेते हैं। तो हेडिंग अगला नेक्स्ट डालिए आप लोग, हिमालय नदी की विशेषता और प्रायद्वीप नदियों की विशेषता। ठीक है, तो हम लोग प्रायद्वीप नदियों पे फिर चलते हैं, दक्षिण भारत की नदियों पे फिर चलेंगे, है ना। तो चले हम लोग बात करते हैं। अंतर लिख लो, अंतर, अंतर किस किस नदियों के बीच में? हिमालयी या हिमालय, हिमालय नदी और प्रायद्वीप नदी या प्रायद्वीपीय नदी, दोनों की बातें हम लोग समझ लेते हैं। हिमालय की नदी की विशेषता नोट करिएगा, हिमालय नदी की विशेषता। ठीक है, पहली विशेषता आपको यह लिखना है, यह नदी नई नदी है। नंबर दूसरा, यहां से यह नदियां काफी युवा अवस्था में होती हैं, ऐसे लिखिएगा, यह नदियां युवा अवस्था में होती हैं। तीसरी बात, इनकी गति जो होती है चलने की बहुत तेज होती है, क्योंकि ये काफी ऊंचाई से, ये काफी ऊंचाई क्षेत्रों से आती हैं। क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट, यह गार्ज का निर्माण करती हैं। बहुत अच्छी बात है, ये किसका निर्माण करती हैं? ये गार्ज का निर्माण करती हैं। और पांचवा पॉइंट लिखिएगा, यह उत्तर भारत के मैदान में पहुंचकर विसर्पण का निर्माण करती हैं। विसर्पण का मतलब स्नेक जैसी आकृति, इस प्रकार से जिस दिशा में ढलान मिलेगा उस दिशा में होती हुई चली जाएंगी। स्नेक जैसी आकृति का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। और 6 पॉइंट पे लिखिएगा, यह नदी अपना रास्ता खुद बनाती हैं। इतनी गति होती है इसमें, अपना रास्ता खुद बनाती हैं। ध्यान में रखिएगा, इन नदियों की गति काफी, जब ऊंचाई से आती हैं तो बहुत तेजी के साथ आती हैं, कंकड़ पत्थर अपने साथ में लेके आती हैं। ठीक है ना। और लिखिएगा 7वां नंबर, गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई कुल 25 किलोमीटर है। ठीक है, अगली पॉइंट लिखिएगा,
इसे वर्षवाहिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन नदियों में जल वर्ष भर रहता है। क्योंकि फिर लिख लीजिएगा, क्योंकि इनका स्रोत ग्लेशियर है। ठीक है, क्लियर हो गया। और साथ साथ वर्षा जल भी इनका स्रोत है। इनकी दो स्रोतें मिल जाती हैं, इस वजह से पानी काफी ज्यादा होता है ना। चलिए, ग्लेशियर अगला लिखिए, मुख्य रूप से ग्लेशियर इनके जल का प्रमुख स्रोत होता है। तो ये हिमालय नदी की विशेषता अपनी है। हिमालय नदी की अपनी क्या है, विशेषता है। इसी प्रकार से हम लोग प्रायद्वीप नदियों की विशेषता हम लोग देख लेते हैं, जो दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग अगली बात करते हैं भारत की प्रायद्वीप नदियां। ठीक है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियां, इसकी विशेषता। प्रायद्वीपीय क्या होता है, जैसे ये मान लो प्रायद्वीपीय है भारत का क्षेत्र, तो यहाँ पे जो नदियां निकलती है इसको प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं। ठीक है, तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियां, अभी हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और एक एक नदी के हम लोग नाम रट जाएंगे। ठीक है ना, कितनी प्रायद्वीप नदियां हैं, कहाँ कहाँ से निकलती हैं, इनकी विशेषता क्या है, सब कुछ हम लोग एक साथ करेंगे। उम्मीद बना के रखिएगा, आप लोगों को बेहतर तरीके से सब कुछ सिखाया जाएगा, बेहतर तरीके से बिलीव करिएगा। आप लोग थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जब कंसेप्ट आएगा तो अपने आप में बताऊंगा, कंसेप्ट आएगा तो अपने आप में बताना शुरू कर दूंगा, लेकिन अभी कोई कंसेप्ट नहीं है, बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसकी होती है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसकी विशेषता क्या है। पहली बात हम लोग करते हैं, यह बहुत पुरानी नदी है या होती हैं। नंबर दूसरा, यह गार्ज का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, गार्ज का मतलब आप देखो ऊपर से पानी गिरता है तो बिल्कुल छात की तरह हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं गार्ज। तो ये जब समतल पे चलती है, पत्थर पहाड़ों पे चलती है इस प्रकार से, तो ये गार्ज का ज्यादा निर्माण नहीं करती है। ठीक है, नंबर तीसरा, यह नदियां प्रौढ़ अवस्था में होती हैं। ठीक है, युवा अवस्था में होती हैं, प्रौढ़ अवस्था में होती हैं। चौथा पॉइंट, ये इस नदी या इस नदी का आधार तल, इस नदी का आधार तल मतलब यह लिखिएगा, यह नदी का आधार तल प्राप्त करती हैं, प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, और घाटी को गहरा नहीं बनाती हैं या नहीं करती हैं, और घाटी को गहरा नहीं करती हैं, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई से गिरती नहीं है। नंबर 5 पॉइंट, यह अपने रास्ते नहीं बदलती हैं। ठीक है,
क्योंकि ये चट्टानों से होकर के बहती हैं। ठीक है, प्लेट 2 वगैरह पे 6 नंबर। यह विसर्पण नहीं करती हैं। अगला, यह एक निश्चित दिशा में बहती हैं। अर्थात लिखिए कठोर चट्टानों पर बहती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, यह नदी छोटी होती हैं। दोनों की तुलना में अगर गंगा से तुलना किया जाए तो यह नदी छोटी होती है, उनके तुलना में छोटी होती हैं। लेकिन वहीं दक्षिण भारत की गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर है और यह वर्षा के जल पर आधारित होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? आधारित होती हैं। अर्थात इनके जल का स्रोत अगर देखा जाए तो वह वर्षा ही होता है। जब मौसम आता है तब जो है कि क्या होता है, इसमें पानी होता है। जब मौसम नहीं होता है तो इनके पानी क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। आइए हम लोग अब दक्षिण भारत की नदियों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं दक्षिण भारत की नदियों के विषय में। ठीक है ना। इतना तक तो सबको लोग क्लियर है ना। तो प्लीज कमेंट करें सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। एक एक चीजें लिखवा रहा हूं क्योंकि सीधी सीधी बात पूछ देता है, सीधी सीधी बात पूछ देता है, तो इसलिए जो चीजें हैं वो एकदम स्पष्ट लिखवाते चल रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, आइए हम लोग प्रायद्वीप नदियों के विषय में हम लोग चलते हैं। चलिए तो देखो, प्रायद्वीप नदियां ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये देखो थोड़ा सा आप लोग मैं बनाइएगा, भारत का नीचे वाला हिस्सा मैंने बनाया हूं जो त्रिकोण की तरह है। ठीक है, चलिए पहले नदी का नाम आप लोग याद रखो। पहले को बोलते हैं दामोदर नदी। एक एक नदी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी नदी जिसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, और तीसरी नदी को हम लोग बोलते हैं बैतरणी नदी। क्लियर। चौथी नदी को हम लोग बोलते हैं ब्राह्मणी नदी। पांचवी नदी को बोलते हैं महानदी। छठी नदी को हम लोग बोलते हैं गोदावरी। सातवीं नदी को हम लोग बोलते हैं कृष्णा नदी। आठवीं नदी को हम लोग बोलते हैं पेन्नार नदी। नौवीं नदी को बोलते हैं हम लोग कावेरी नदी। और 10वीं को वैगई नदी। और एक लास्ट में आता है जिसको बोलते हैं ताम्रपाणी नदी। ठीक है, देखो एक चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये कैसे सब याद होगा। देखिए सुनिए, एक कहानी के रूप में आप लोगों को याद करवाता हूँ। ये क्रम है क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा गया है कि पेन्नार नदी किन दोनों नदियों के बीच में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेन्नार नदी किन दोनों नदियों के बीच में बहती है, तो कृष्णा नदी और कावेरी नदी। इसलिए ये क्रम आप लोगों को याद रखना है। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रम कहीं से भी पूछा जा सकता है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है मैं भी आपको बताता हूँ इसको, है ना। और अपवाह तंत्र में तो और क्लियर हो जाएगा इसकी कौन कौन सी सहायक नदी। अभी मैं इसके बारे में डिटेल लिखवा देता हूँ,
और अपवाद तंत्र में और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए नदियों को 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, एक अपवाद तंत्र में और एक बार जो पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो 2 चीजें हैं, इसको याद कैसे रखोगे। मान लो जैसे ऐसे बोलो आप लोग दामोदर, दामोदर किसका नाम है, मोदी जी का। मोदी जी दामोदर, दामोदर पहले मोदी जी को कहा जाता था। मोदी जो है कि सोने की खोज में निकले, स्वर्ण, सोने की खोज में निकले मतलब स्वर्ण रेखा। और उनको बैतरणी मिली, एक महिला मिली बैतरणी, और उन्होंने कहा, सलाह दिया कि अगर आपको सोना चाहिए तो आप ब्राह्मण जी से मिले, तो ब्राह्मणी नदी। तो जो उन्होंने ब्राह्मण से मिलने गए तो वहां ने ब्राह्मण ने कहा कि तुम तो बहुत महान आदमी हो, सुनिए, तो महानदी। तो बोले कि अगर तुम महानता अपनी दिखाना चाहते हो तो आप गोदाम में चले जाओ और वहां पे आपको सोना मिल जाएगा। तो वो मोदी जी कहाँ पहुंच गए, दामोदर जी, गोदाम में, मतलब गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी में गए तो पता लगा कृष्ण ने उनको रोका, कहा कि नहीं, आप ऐसे गोदाम को नहीं छू सकते। तो कृष्ण मतलब रोका उनको, तो कृष्ण मतलब कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्ण ने कहा कि आप जाके पेन्नार जी से मिलिए, पेन्नार जी से मिलिए। तो वो चले गए पेन्नार जी से मिलने पहले, और फिर वहां पे कावेरी जी उनको मिली। अब कावेरी जी उन्होंने कहा कि वह गई, अर्थात कि वह गई जिसकी तलाश आप कर रहे थे सोने की, वो तो चला गया। और इसके बाद उनके हाथ में लास्ट में क्या लगा, तांबा, ताम्र पानी, ठीक है। तो आप लोग इस क्रम में एक तरीका मैंने आपको बताया हो याद करने का, ऐसा कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, बट याद करने का तरीका है। दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी और वैगई नदी और ताम्रपाणी नदी। तो इस तरीके से इसको याद करके सभी लोग चलोगे, ठीक है ना। आइए जरा अब नोट करके तीनों बातें लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तीनों बातें हम लोग लिखते हैं नोट करके लिखो आप लोग सभी लोग। नोट, पहला नोट क्या लिखना है, देखो, यह छोटा नागपुर का पठार है। क्या है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार है। ये पठार का है, बताइए, तो बता सकता है, लिख देता हूं भाई, नहीं जानते हो तो। ये है झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में। यहां से 3 नदियां ओरिजिनेट होती हैं, ध्यान रखिएगा। पहली जिसका नाम है दामोदर नदी, क्लियर, याद रखना, छोटा नागपुर पठार से कौन कौन सी निकलती है। दूसरा स्वर्ण रेखा नदी, ये लिख सकते हैं, ये जमशेदपुर के तट पर है, ठीक है। और तीसरी नदी, 1, 2 और तीसरी, देखो रट जाओगे आप लोग, बिलीव मानो रट जाओगे। तीसरी नदी जिसको बोलते हैं ब्राह्मणी नदी। ये तीनों नदियां कहां से ओरिजिनेट होती हैं, कहां से, छोटा नागपुर पठार, झारखंड से। लेकिन इसमें एक नदी बच गया, देख लो, एक नदी वो बच गया, बैतरणी नदी, दिखाया गया यहाँ पे क्रम, लेकिन इसका ओरिजिनेट कहीं और से होता है। तो लिख लीजिएगा, एक जो है कि उड़ीसा में एक छोटा सा पठार है जिसका नाम है क्योंझर, क्योंझर उड़ीसा में पड़ता है। यहीं से एक नदी ओरिजिनेट होती है और इस नदी का नाम है बैतरणी नदी, और ये उड़ीसा में ही गिरती है। इसकी विशेषता भी है, यह उड़ीसा में ही गिरती है। दो चीजें कंफर्म हो गया आप लोगों को, दो चीजें कंफर्म हो गया, नंबर 1 और नंबर 2। तो 4 नदियां हमको पता चल गई। आइए जरा हम लोग, और आप लोग लिख लीजिएगा, एक जो है कि दंडकारण्य पठार है, आपने देखा होगा, मैं यहां लिख देता हूं दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार है। ये एक्चुअल में है कहां, छत्तीसगढ़ में है, मैं लिख देता हूं
छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है महानदी। ठीक है। और महानदी के ये मतलब कहाँ है महानदी पूरा का पूरा? छत्तीसगढ़, अर्थात उड़ीसा के पास धान की खेती यहाँ प्रसिद्ध मानी जाती है। उड़ीसा के तट के मुहाने पे आती है। यहाँ लिख लीजिएगा, यह उड़ीसा के तट के मुहाने बनाती है उड़ीसा में। और यहाँ पर जो है कि धान की खेती बहुत प्रसिद्ध है। क्या है भैया? धान की खेती बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। जब उड़ीसा के पास आती है उसके तट पर, तो वहाँ पे मुहाना बनाती है, वहाँ पे पानी गिरता है, तो वहाँ पे जो एरिया बनता है तो वहाँ पे धान की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 नदी 5 नदी हो गया। अब इसके बाद एक नदी और है जिसका नाम है महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है। लिख लीजिएगा, यहाँ पे त्रंबक। क्या है? त्रंबक। ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, ध्यान रखिएगा, पर स्थित है त्रंबक, जो कि नासिक में है। ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी। और बताइए कितना है? 1665 किलो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। और इसे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। क्लियर? इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। अभी मैं सारी नदियों के बता रहा हूँ, सब कुछ अभी लिखवाऊंगा मैं आराम से। बस कहाँ से निकल रही, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, बस ध्यान रखिएगा, है ना? इसके बाद महाबलेश्वर एक पर्वत है। महाबलेश्वर लिख देता हूं। महाबलेश्वर ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है। इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। लिख लीजिएगा, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यह पे थोड़ा सा लिखिएगा, ये 4 राज्यों से होकर जाती है। भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, यह 4 राज्यों से होकर बहती है। पहला नाम लिखना हो तो लिख लीजिएगा, जैसे महाराष्ट्र में जाती है, कर्नाटका में, और तीसरा तेलंगाना में, और चौथा आंध्र प्रदेश में। लिख लीजिएगा। अभी मैं सारे डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, ठीक है ना? अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हमारे पास एक और है कर्नाटका के कोल्लर झील से। यहाँ लिखिएगा, कोल्लर एक झील है, कोल्लर झील। कोल्लर झील ये कहाँ? कर्नाटका के कोल्लर झील से, ठीक है। जहां पे कोयले की खान भी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कोयले की खान भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है। इस नदी, वो छोटी नदी है, इसका नाम है पेन्नार नदी। क्या है भैया? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कहां से निकलती? कोल्लर झील से, कर्नाटका से, जहां पे कोयले की खान भी है, ठीक है ना? इसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत से पश्चिमी घाट से लिखिएगा, ब्रह्मगिरी पर्वत से, ब्रह्मगिरी
पर्वत से, ठीक है। पश्चिमी घाट लिखिएगा, पश्चिमी घाट से एक नदी ओरिजिनेट होती है, इसका नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। और ये बेसिकली में कावेरी नदी जो है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और इस नदी पे विवाद भी है। विवाद कहाँ कहाँ? कर्नाटका, तमिलनाडु, और ये 5 राज्यों से होकर के क्या करती है? गुजरती है। ठीक है। आगे हम लोग लिखवाता हूँ सारी चीजें। इसके बाद वैगई नदी, एक है पुरुषनाथ, तमिलनाडु की पहाड़ी है, तमिलनाडु की पहाड़ी जिसका नाम है पुरुषनाथ। नाम याद रखिएगा, पुरुषनाथ। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वैगई नदी। और ये नदी जो है कि रामेश्वरम के पास मुहाना बनाती है। आई थिंक क्लियर हो गया। और यह वैगई की मदुरई नाम सुने ना? मदुरई वैगई नदी के तट पर है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। और एक जो है कि एक और पहाड़ी है, लिख लीजिएगा, जिसका नाम है काराडामा पहाड़ी। ये भी पहाड़ी जो है कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। ये जो है कि यहाँ से एक नदी निकलती है, इसी के पास थे, और ये निकलती है ताम्रपाणी नदी। कौन सी नदी? ताम्रपाणी। मतलब आप ये कर सकते हैं अगस्तमलाई से निकलती है। यहाँ पे अगस्तमलाई है, अगस्तमलाई पास से, मलाई के समीप से निकलती है। क्लियर हो गया? इतना सबको क्लियर हो गया तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं। हाँ, टाइम देख लेते हैं। एक बार मुझे प्लीज कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं कि जी सर कंप्लीट हो चुका है, फिर आगे बढ़िए। आप कंप्लीट हो चुका है, प्लीज आगे बढ़ें। ठीक है, बताइए मुझे सभी लोग। ठीक है, अब आइए हम लोग नोट पॉइंट करके पूरा का पूरा हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, नोट पॉइंट करके पूरी लिखने वाली बात हम लोग क्या करना चाहते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, अब नोट पॉइंट करके आप लोग लिखते चले, मैं लिखवाते चल रहा हूँ। नोट पॉइंट करके आप लोग लिखें, नोट पॉइंट। बहुत बेहतर तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। प्रायद्वीप नदियों को, प्रायद्वीप नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो अरब सागर में गिरती हैं, और एक जो है कहाँ गिरती है, आप जान सकते हैं, भारत बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। ये मान लो छोटा नागपुर का पठार है। देखो ध्यान से समझा रहा हूं। ये मान लो छोटा नागपुर का पठार है। ध्यान से समझे सभी लोग, एकदम ध्यान ही होना चाहिए सब लोगों को। ये मान लो छोटा नागपुर का पठार।
कहाँ है, अभी हमने बताया आपको कहाँ है, तो आप क्या बोलिएगा, झारखंड में है। कहाँ है भैया, अभी मैंने बताया झारखंड में है। तो यहाँ से नदी निकलती है और इधर से आती है हुगली नदी। देखिए दोनों, यहाँ से दामोदर और हुगली आती है। देखो ये है हुगली नदी के किनारे पे कलकत्ता बसा हुआ, आपको पता होगा कलकत्ता बसा हुआ है, ठीक है। और इधर से दामोदर, ठीक है, दामोदर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हुगली नदी के माध्यम से, तो दामोदर नदी लिखिए, दामोदर नदी, यह नदी हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ऐसे लिखिएगा, निकलती है। क्लियर हो गया। और ये बीच में क्या करती है, भ्रंश का निर्माण भी करती है। यह बीच में भ्रंश का निर्माण भी करती है। क्लियर हो गया इतनी बातें सबको? क्लियर हो गया दामोदर नदी की बात? अंडरलाइन मार दीजिएगा दामोदर नदी। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चले हम लोग आगे बढ़े। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं स्वर्ण रेखा नदी। देखो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, यहां लिखिएगा, यह झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है। अर्थात जमशेदपुर शहर लिखिएगा, जमशेदपुर शहर ये भी है वहीं झारखंड में के पास से निकलती है। और यह लिखिएगा झारखंड रांची के पास से निकलती है। रांची के पास से निकलती है। नंबर दूसरा पॉइंट, यह 3 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से होकर के बहती है? 3 राज्यों से होकर के बहती है। और तीसरी बातें, यह उड़ीसा के पास मुहाना बनाती है। उड़ीसा के पास लिखिएगा आप लोग, उड़ीसा के पास मुहाना बनाती है। और आप लोग जानते हो कि छोटा नागपुर पठार के पास औद्योगिक क्षेत्र है। पूरा जमशेदपुर का एरिया देखोगे तो औद्योगिक क्षेत्र है। और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है, यहां से नदियों में या औद्योगिक क्षेत्र से रासायनिक अवशिष्ट पदार्थ
निकलते हैं और नदियों में क्या होते भैया, गिरते हैं। इसलिए यहाँ के जो जलीय जंतु हैं, जलीय जीव जंतु ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसे ही कहा जाता है, और यहाँ प्रदूषित नदी हो जाती है, प्रदूषित नदी है। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जैविक नदी भी कहा जाता है। जैविक नदी या मरुस्थली कहते हैं, नदी कहते हैं इसको, है कहते हैं। क्लियर हो गया इतनी बातें आप सभी लोगों को? इतनी बातें क्लियर हो गया आप लोगों को? एक बार मैसेज करके आप लोग बताइए कि जी सर बिल्कुल क्लियर है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर है तो बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग सीख जाते हैं। और कल हम लोग पहाड़, पर्वत, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, रेंजेस वगैरह पढ़ेंगे। अगर आज पॉसिबल होगा तो आज ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए थोड़ा पेशेंस के रख करके काम करिए सभी लोग, है ना, जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि एक तरफ से चल रहे कोई क्वेश्चन भी फिर नहीं छूटेगा, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। वैतरणी, अभी हमने बताया वैतरणी नदी। तो वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से, ये पठार लिखा हुआ, पठार से निकलती है और उड़ीसा के पठार पर ही गिरती है। ये बहुत अच्छी बात है, देख लो। और उड़ीसा के पठार पर ही गिरती भी है, ध्यान रखिएगा। इसलिए उड़ीसा की ही नदी कहा जाता है, सिर्फ उड़ीसा में ही बहती है। अर्थात यह उड़ीसा में ही बहती है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमारे पास है ब्राह्मणी नदी। क्या है ब्राह्मणी नदी? तो ये कहां से निकलती है? रांची के समीप से निकलती है। अभी हमने बताया छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा के तट पर मुहाना बनाती है। क्लियर? उड़ीसा के तट पर मुहाना बनाती है। यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके। तीन नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। पहली नदी हमने बता चुका हूं आप लोगों को, दामोदर। दूसरा स्वर्णरेखा और तीसरा ब्राह्मणी नदी। नदी लिखिएगा सब लोग लास्ट में। जबकि वैतरणी जो है कि कहां से, देख लो, उड़ीसा के तट, ठीक है, क्योंझर से निकलती है। कहां से निकलती है? क्योंझर से निकलती है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। टाइम क्या हो गया बच्चे? चलिए अब हम लोग चलते हैं महानदी। किस पे चलेंगे? महानदी। तो महानदी का भी हमने बताया यह छत्तीसगढ़ के दंड कार्ड है। दंड ऐसे लिखिएगा, कार्ड है, पठार से निकलती है और यह
उड़ीसा के पास। दूसरी बातें, और यह उड़ीसा के पास कटक का निर्माण करती है, या कटक के पास, ऐसे लिखिए, कटक के पास डेल्टा का निर्माण करती है, ऐसे लिखिएगा, डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर? और आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई तो मुझे एक बार बताओ कि जी सर क्लियर हो चुका है। तो महानदी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं गोदावरी। क्या चलते हैं? गोदावरी नदी। पहले पॉइंट, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्लियर? और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और इसे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्लियर? यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। ठीक है? अब अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। यह 3 राज्यों से होकर प्रभावित होती हैं। 3 राज्य में ए, जिसको कहते हैं महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश। ठीक है? और बहुत अच्छी बात है ये, लिखिएगा, यह राजमुंद्री के पास क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है, राजमुंद्री के पास। ठीक है? क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और एक चीज लिख लो, गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा एकमात्र ऐसी नदी है जो किधर से बहती है? जो दक्षिण से होकर बहती है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण से होकर के बहती है, मंजीरा। और इसकी सहायक नदियों के नाम लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, सहायक नदियों के नाम क्या है। इसका लिखवा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लिख लो। इसकी सहायक नदी, नंबर 1 प्रवरा, नंबर 2
पुरडा। नंबर 3 वेनगंगा। नंबर 4 पेनगंगा। नंबर 5 प्राणहिता, बहुत अच्छे अच्छे नाम है। नंबर 6 इंद्रावती। नंबर 7 मंजीरा। ये बाकी नदियां सारे जो हैं ये उत्तर से प्रभावित होती हैं, उत्तर से प्रभावित होती हैं। बट ये जो है दक्षिण से प्रभावित होती है। मात्र एक ऐसी नदी है, नोट करके लिखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग चलें। आगे हम लोग चलें। क्लियर बोलो सभी लोग, मैसेज करें एक बार प्लीज, एक बार मैसेज करें जरा, मैसेज करें। ठीक है, आगे चलें। इसमें इंद्रावती की दो बातें लिखिएगा। ये उड़ीसा से निकलती है, इंद्रावती जो है ये जो है कि उड़ीसा से निकलती है। अगर लिखना तो लिखना उड़ीसा से निकलती है, लेकिन ये जो है कि तेलंगाना में गोदावरी से मिल जाती है। लिखना हो तो लिख लीजिएगा, यह उड़ीसा से निकलती है और तेलंगाना में गोदावरी से क्या करती है, मिल जाती है। कुछ बातें हैं जो बहुत ही यूनिक बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो गोदावरी। अब हम लोग चलते हैं आगे कृष्णा नदी। किस पे चलते हैं? कृष्णा नदी। ठीक है, तो लिखो यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ज्यादा या दूसरी लंबी नदी है। क्लियर। अगली बात, यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। और चौथी बात, यह 4 राज्यों से होकर बहती है। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 कर्नाटका, नंबर 3 तेलंगाना, नंबर 4 आंध्र प्रदेश। और बहुत अच्छी बातें हैं, यह विजयवाड़ा के पास डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या सभी लोग बताओ? क्लियर हो गया तो बताओ। सभी लोगों को क्लियर हो गया तो एक बार मुझे बताओ जरा। डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए अब नोट करके इसकी विशेष बातें लिखें। नोट करके कृष्णा एवं कावेरी कृष्णा एवं कावेरी आपस में डेल्टा मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है। मिलकर डेल्टा का ऐसे लिखिएगा निर्माण करती है। दोनों आपस में मिलकर क्या करती हैं?
डेल्टा का निर्माण करती हैं। और एक चीज और लिखिएगा इसमें, यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र कोलेरू झील के मध्य में होकर के बहती है, मध्य में होकर जाती है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के, ठीक है ना। इसकी प्रमुख सहायक नदियां नंबर 1 नाम जानते हो आप लोग, तुंगभद्रा। नंबर 2 घाट प्रभा। नंबर 3 माल प्रभा। नंबर 4 दूध गंगा। नंबर 5 पंचगंगा। नंबर 6 भीमा। 7 कोयना। कोयना लिखिएगा इसको, कोयना, यह है बना होगा कोयना, कोयना। नंबर 8 मूसी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहां पर जो मूसी नदी है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें लिख लीजिएगा, लिखिएगा यह आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम, को तेलंगाना की नई राजधानी हो गई, तेलंगाना की नई राजधानी बन चुकी अमरावती। अमरावती अर्थात आप कह सकते हैं हैदराबाद के हैदराबाद इसी नदी के तट पर बसा है, ठीक है, इसी नदी के तट पे हैं। क्लियर हो गया। अब अगला हम लोग चलते हैं, एक नदी और है पेन्नार नदी। कौन सी है? पेन्नार। पेन्नार नदी ये छोटी नदी है, कहां से निकलती है? ये पहले लिखिएगा, यह कावेरी प्लस कृष्णा दोनों के मध्य में, ठीक है। यह कर्नाटका के, यह कर्नाटका के कोल्लर नामक स्थान से निकलती है। कोल्लर नामक स्थान से निकलती है। यहां पे कोयले की खान भी है, मैंने लिखवा चुका हूं, कोयले की बड़ी खान भी है। यह छोटी नदी है, ठीक है, यह छोटी नदी है। अब लास्ट में आते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ये ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ है? पश्चिमी घाट, ठीक है। अर्थात यह दो राज्यों से, यह दो राज्यों से होकर प्रभावित होती हैं। पहला तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटका। क्लियर हो गया। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी
कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट को आप लिखिएगा, कावेरी नदी घाटी, कावेरी नदी घाटी घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी धान का कटोरा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे भी धान का कटोरा कहा जाता है दक्षिण में। क्लियर? धान की खेती बहुत अच्छी होती है। लिखिए, कावेरी नदी जल ग्रहण का क्षेत्र है। कावेरी नदी जल ग्रहण का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये जो है कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, लिखिएगा, और आंध्रा में बहती है। और कावेरी नदी जल विवाद भी हुआ है। ठीक है? और ये तेलंगाना को लेकर को लेकर 5 राज्यों में इसका विवाद चल रहा है। क्लियर? तेलंगाना को लेकर 5 राज्यों में इसका विवाद जो है कि क्या हो रहा है, चल रहा है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैगई नदी जो मैंने वहां बता चुका हूं, इसमें कुछ खास बातें नहीं है। ठीक है? वैगई नदी में कुछ खास बातें नहीं है, सारी बातें जो है कि नदी के यहीं तक है। और इसको सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसको बेहतर तरीके से पढ़ने का पूरा प्रयास करिएगा, तभी जाकर के हो पाएगा। अदरवाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान में रख करके आप लोगों को पढ़ना है। अगर ध्यान में रख के पढ़ोगे तभी जाकर के कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ये मुख्य इंपॉर्टेंट आपके लिए है, थोड़ा बन जाता है। ठीक है ना? तो आइए अब हम लोग बात करेंगे, टाइम क्या हो गया है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं और चीजों पर। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं भैया, और चीजों पर बात कर लेते हैं। टाइम तो काफी हो गया है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का पूरा प्रयास करिएगा, तो जा करके सारी चीजें जो है कि हो सकती है अच्छी। ठीक है? अगर इसकी सहायक नदी, कई बार सहायक नदी पूछ देता, अगर आप लोग बोलो तो मैं लिखवा देता हूँ इसकी सहायक नदी, नहीं तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इसमें। अगर आप बोलो तो मैं लिखवा दूं, सभी लोग बोलो मैं लिखवा देता हूँ। टाइम तो काफी हो गया, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, 10-15 मिनट टाइम लूंगा। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन बना के रखिए। आप लिख लीजिए, अगर सहायक नदी लिख रहा है तो लिख लो कावेरी नदी की सहायक नदी। कावेरी नदी की सहायक नदी, पहला जिसको बोलते हैं शिमशा, नंबर दूसरा अर्कावती, नंबर तीसरा हेमवती, नंबर चौथा अमरावती। इसकी सहायक नदी है, सब लोग पढ़ लीजिएगा। काबिनी, ये सब भी है। और भवानी 7 नंबर पर, लक्ष्मण तीर्थ बोलते हैं, लक्ष्मण तीर्थ 8वां, लोक पावनी, ये सब इसकी सहायक नदी है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए, और कुछ नोट बात करके लिखिएगा आप लोग, नोट बात करके।
इसमें लिख लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिखिए कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष भर जल रहता है, अर्थात इसे वर्ष वाहिनी भी कहा जाता है। वर्ष वाहिनी भी कहा जाता है क्योंकि इसके जल का जो स्रोत है, जल का स्रोत एक तो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, और दूसरा निचला ग्रहण जो क्षेत्र है अर्थात कोरोमंडल के पास, कोरोमंडल के तट पर लिखिएगा, तट पर, ठीक है। यहां पर जो है कि उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, ठीक है। क्लियर? क्लियर हो गया यहां तक? अब लिखना हो तो लास्ट में जो नदियां बची हुई इसको लिख लेना, उसको वहां बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं करवा दे रहा हूं। वैगई नदी, आप लोग कह रहे थे वैगई नदी, चलो ठीक है मैं करवा दे रहा हूं। वैगई नदी वहां पे भी करा रखा हूं, देख लीजिएगा। ये कहां से निकलती है? पुरुषनाथ, पुरुषनाथ तमिलनाडु की पहाड़ी, पहाड़ी से निकलती है और मदुरई इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और वैगई नदी रामेश्वर के पास मुहाना बनाती है, मुहाना बनाती है। और ये बहुत अच्छी बात है, यह पाक की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में गिरती है। किस खाड़ी में गिरती है? पाक की खाड़ी में गिरती है। क्लियर हो गया? और एक नई लास्ट नदी बची हुई है जिसका नाम बोलते हैं ताम्र पाड़ी। इसकी बातें मैं आपको लिखा चुका हूं। ये काराडामा पहाड़ी अर्थात अगस्त मलाई से निकलती है, अगस्त मलाई से निकलती है। और यह खास बातें हैं, यह मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो दो बातें हैं, ये पाक की खाड़ी में गिरती है और ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। इतना चीजें आप लोगों को कवर हो गया। आप लोग ये बताएं कि हाँ सर बिल्कुल यहाँ तक तो अभी ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक है तो फिर हम लोग आगे बढ़े। आप लोग कमेंट करिए प्लीज। चलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कमेंट करिए हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज का जो, अब ये नदी का हमारा पूरा पोर्शन समाप्त हो गया। अपवाद तंत्र बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अब हम लोग भारत में पर्वत श्रेणियां क्या करते हैं, पर्वत श्रेणियां के विषय में हम लोग पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए अब अगली पॉइंट हमारी है, मैं नोट करवा दे रहा हूं, सब लोग लिख लो। अगला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत में पर्वत श्रेणी।
इंपॉर्टेंट है, इसको माउंटेन रेंज इन इंडिया। हम लोग पर्वत, इसमें देखो पर्वत श्रेणियां की जब बात आएगी तो बात सही है। एक तो हम लोग पढ़ेंगे पर्वत श्रेणियों के विषय में, तो लिख लेते हैं दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी, दक्षिण भारत के पर्वत श्रेणी रेंजेस, जैसे आपने देखा होगा अरावली पर्वत, नंबर दूसरा विंध्या पर्वत, और नंबर तीसरा सतपुड़ा पर्वत, नंबर 4 पश्चिमी घाट, और इसमें शामिल कर लीजिएगा दक्षिण में आता है पूर्वी घाट, 6 पलनी पर्वत। और इसी प्रकार से हम लोग उत्तर भारत के पर्वत की बात करेंगे, जैसा पहला काराकोरम, दूसरा ट्रांस हिमालय, और तीसरा महान हिमालय, और चौथा शिवालिक, और पांचवा पूर्वी श्रेणी, इसमें भी डाल लीजिएगा, दोनों मिक्स करके हम लोग पढ़ लेंगे। आई थिंक कि आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि इतनी बात अगर समझ गए होंगे तो सभी लोग यस बोले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप लंबी क्लास ये मान के चलो आप सभी लोग लंबी क्लास होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये 10 क्लास में अगर हम लोग इतनी तेजी, क्योंकि हमें इंडिया का भी पढ़ना है, वर्ल्ड का भी पढ़ना है, ठीक है ना, तो समय तो लगेगा ज्योग्राफी पढ़ने में। इसलिए जितनी लंबी क्लासेस हो सकती है उतना लंबी क्लासेस हम लोग लेकर के चले, छोड़े नहीं। आप लोग बस पेशेंस के साथ अगर बना के रखोगे तो सब चीजें बेहतर होती चली जाएगी। बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बनाना है ताकि आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा एक मैप पे बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या है, फिर हम लोग देखेंगे तो आप लोग बोलोगे तो आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि आप लोग भी थक जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से आप लोग पढ़िए, ताकि आप लोग पढ़ोगे तभी जाकर के कुछ होगा। जल्दी से जल्दी हम लोग जनवरी में समाप्त कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किलें हो जाएंगी खड़ी। पता लगा कि साल भर आप लोग पढ़ रहे हैं, चीजें कंफर्म तब भी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो हम लोग इससे बात करेंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा यहाँ से लेकर के महान हिमालय, और फिर मध्य हिमालय, इसके बाद पैरेलल में शिवालिक है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख जाकर यही पे तीनों होता है, तो ट्रांस हिमालय यहाँ होता है, ट्रांस हिमालय, तीनों को मिला के ट्रांस हिमालय बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख लोगे तो गुजरात से लेकर के जैनु दिल्ली तक ये अरावली पर्वत है, अरावली माउंटेन है। इसके बाद गुजरात से लेकर के विंध्य पर्वत झारखंड तक है, गुजरात से लेकर के ये विंध्य है, विंध्या जिसको बोलते हैं। इसके बाद आपका सतपुड़ा है, सतपुड़ा ये भी गुजरात से शुरू होता है और ये छत्तीसगढ़ तक जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे आपको पश्चिमी घाट यहाँ तक आपको मिलेगा, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। और यहाँ से आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा पूर्वी घाट, कौन सा घाट है, पूर्वी घाट है। और पश्चिमी और पूर्वी घाट को जो जोड़ता है एक माउंटेन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पलनी पर्वत, पलनी पर्वत। क्लियर? तो ये सारे हम लोगों को ध्यान में रखकर चलना है। विश्वास करिए सारे टॉपिक को जबरदस्त कवर करूंगा। आप बस हमारे साथ पेशेंस में बने रहें, और आप बने रहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा।
तो चलिए अब हम लोग जो है कि कल इस पर बात करेंगे, क्योंकि लंबी क्लासेस हो जाने के कारण से थोड़ी समस्याएं आपके लिए भी हो जाती हैं और आप भी जो है कि ऊब जाते होंगे देखने में, मुझे ऐसा लगता है। तो सभी लोग इसको, मेरी क्लास को जो आप सभी लोग देखते हैं, तो प्लीज़ आप उसको शेयर जरूर कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। अगर फिर भी कुछ चीज़ें हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दिया करें मुझे, मैं कमेंट बॉक्स देख करके आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए चलो हम लोग धन्यवाद बोलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो मच।